सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने इक्वल वेक्टर की बात की थी, पैरेलल वेक्टर की बात की थी, अपोजिट वेक्टर की बात की थी और एंटी पैरेलल वेक्टर की बात की थी। मतलब बेसिक्स पूरा आइडिया हमने कल की क्लास में दिया था। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा, ठीक है ना। तो प्लीज कंसंट्रेट करिए बोर्ड पर, ठीक है ना। जरा देखते हैं, आज हम बात करते हैं, जरा नल वेक्टर की बात करते हैं, जीरो वेक्टर की बात करते हैं। तो नल वेक्टर का मतलब यह है कि जीरो वेक्टर का मतलब हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। तो क्या बचा बेटा, बोलो, डायरेक्शन। और जिसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी का मतलब विच इज नॉट नोन टू अस, जो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी डायरेक्शन को बोलते हैं बेटा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि ये कोई आपका से वेक्टर ए है, यहां से सुनना, दिस इज आपका से वेक्टर ए, और एक वेक्टर बेटा इधर की तरफ ये है। तो ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये किधर होगा बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में आपका हो गया। दिस इज आपका से माइनस है। ध्यान रखिए, हमने बताया था कि माइनस जो है वो क्या इंडिकेट करता है बेटा, डायरेक्शन। देखिए दोनों वेक्टर एक दूसरे की कैसे बेटा, ये बोलो, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है ना। और डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। तो ये प्लस ए है तो ये क्या हो गया, माइनस ए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो हम यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का अपने सेल्फ के साथ, मतलब सेल्फ वो भी डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। अगर मैं ऐड करूं a प्लस माइनस ए तो हम यहां पर कहेंगे दिस इज आपका जीरो वेक्टर, दिस इज आपका नल वेक्टर। या मैं ये कहूं कि कोई भी वेक्टर आपका से है उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो इंटू आपका से वेक्टर ए, ये बताइए कितना हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। दिस इज आपका से नल वेक्टर। तो नल वेक्टर मतलब इम्पटी वेक्टर, मतलब हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन आपका ये स्पेसिफाइड नहीं होती, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, आर्बिट्रेरी। जैसे आगे चल के बताएंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई पार्टिकल यहां से है और राउंड द लूप वापस मूव करने के बाद वापस उसी पर्टिकुलर पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो वेक्टर। तो एक जीरो मतलब यहां पर देखिए दिस इज आपका जीरो इनटू वेक्टर ए, दिस इज नॉट जीरो बट दिस इज आपका जीरो वेक्टर। तो हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम नल वेक्टर की बात करेंगे, दिस इज आपका से नल वेक्टर। या हम यहां पर कह सकते हैं जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर और आपका से बताइए कौन सा बेटा, नल वेक्टर, ठीक है ना। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, आपको इतना समझना है। सेकंड चलिए बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। अगर मैं यहां से बात करें दिस इज आपका से कोलिनियर वेक्टर, तो जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोलिनियर का मतलब ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच आर कंटेन्ड इन ए लाइन, अलोंग ए लाइन। एक लाइन के अलोंग आपका से लाइन है सारे वेक्टर्स। जैसे हमने एक लाइन आपका से ड्रॉ की, एक वेक्टर आपने यहां से ले लिया, दिस इज ए, एक कोई दूसरा वेक्टर आपका से ले लिया बी, एक कोई तीसरा वेक्टर आपका से चलो यहां पर ले लिया, ये बताइए कौन सा बेटा, वेक्टर सी। ये सारे के सारे वेक्टर बोलो कैसे हैं, कोलिनियर। कैसे बेटा, कोलिनियर। अब इसी में एक बात और समझिए कि किसी भी वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं पैरेलल। अगर हम ट्रांसलेट करें जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान से सुनना, अगर यहां से ये चाहिए कि ये कोई आपका से कोई वेक्टर है, दिस इज आपका से वेक्टर ए, देखिए दिस इज आपका से वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए आपका से है, इसका देखिए ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है बेटा, मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ ही। एक दूसरा वेक्टर हमने और दिया, अगर मैं इसी वेक्टर को पैरेलल अगर हम कहीं शिफ्ट कर दें, देखो हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, अगर इसी वेक्टर को इसके पैरेलल हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, दैट इज वेक्टर ए, तो इस पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलली इटसेल्फ, अगर ये अपना से क्या करता है, अगर इसको हमने शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने में कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये चेंज बेटा कब नहीं होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा, देखो सेम, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। इस वेक्टर को पकड़ के देखिए यहां पर हम शिफ्ट करा सकते हैं, दैट इज आपका से वेक्टर ए। तो ये तीनों, इसको चलिए हम नाम दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, दिस इज आपका से वेक्टर बी और दिस इज आपका से वेक्टर आपका सी। तो बताइए इन तीनों वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम, और डायरेक्शन भी सेम, तो हम कह सकते हैं दिस इज आपका से वेक्टर ए
वेक्टर ए इक्वल टू आपस से वेक्टर बी इक्वल टू आपस से वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे बेटा इक्वल वेक्टर है, ठीक है ना। तीनों वेक्टर आपस में कैसे इक्वल वेक्टर, क्यों? क्योंकि इनका सबका मैग्नीट्यूड क्या है सेम और डायरेक्शन भी क्या है सेम, तो हम कहेंगे तीनों आपस में कैसे इक्वल वेक्टर है। तो आप बताओ कि अगर मैं इस वेक्टर सी को यहां पर इसके इधर भी अगर हम शिफ्ट कर दें, दिस इज वेक्टर सी, तब भी हम कहेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये तीनों आपस में कैसे बेटा कोलिनियर है, कैसे कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब इतना समझिए कि एक लाइन का लोग अपना से सारे वेक्टर्स जो एक लाइन के अलोंग लाई कर रहे हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर किसी वेक्टर ए का मैंने यहां से एरो चेंज कर दिया, ध्यान सुनना, लेट अस सपोज अगर अपना से इफ एरो ऑफ ए वेक्टर इज रोटेटेड देन वेक्टर शुड बी चेंजेस। अगर किसी वेक्टर ए का हमें जैसे कोई वेक्टर ए है और इसको हमने क्या किया, इसके एरो को बेटा रोटेट कर दिया, ये मान लीजिए कोई दूसरा वेक्टर आपका से दिस, ये दूसरा वेक्टर आपका से बी है, बेशक इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम यहां पर कहेंगे ये दोनों वेक्टर आपस में वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू आपस से वेक्टर बी, ये दो वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। हालांकि हम यहां पर ऐसा तो कह सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आपस से मॉडुलस ऑफ आपस से वेक्टर बी, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे बेटा, मेन चीज है बेटा डायरेक्शन। बताइए कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम और डायरेक्शन भी क्या होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा सेम, तभी तो आपस में इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड बेशक आपका सेम है, मैग्नीट्यूड आपका से बेशक यहां पर सेम है, लेकिन बेटा डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दिस इज नॉट आपका से वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। अब देखो जैसे हम कहें कि मान लो कि किसी बॉडी पर एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, ध्यान सुनना, एक फोर्स F1 बताइए कितना 4 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं। अगर किसी बॉडी पर इतने ही फोर्स मान लो F2 हमने 4 न्यूटन इधर की तरफ आपस में लगा दिया, ठीक है ना, किसी बॉडी पर, तो क्या F1 F2 की इक्वल है? नहीं। हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन देखिए डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, बोलो चेंज। तो हम यहां से कहेंगे कि F1 इज नॉट इक्वल टू आपस से F2, बट मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ आपस से F1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आपस से F2, मतलब मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा, पॉजिटिव होगा। जैसे इसको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करें। अगर किसी बॉडी का मास देखिए अपना से कितना 5 kg मास है, कितना बेटा 5 kg मास है। अगर हम यहां पर इस बॉडी पर फोर्स ऐसे लगाएं, इतनी F1 4 न्यूटन का फोर्स आपको इधर की तरफ लगाएं तो ये एक्सीलरेट होगी, लेकिन अगर मैं इधर की तरफ आपको से फोर्स लगाएं बताइए तो क्या ये एक्सीलरेट होगी? नहीं। हमने फोर्स मैग्नीट्यूड सेम लगाया लेकिन डायरेक्शन बताओ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस पर जो बॉडी पर जो इंपैक्ट होगा, इन दोनों का फोर्स का इंपैक्ट अलग अलग होगा बॉडी पर। अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं तो इसका इंपैक्ट इधर अलग होगा, अगर हम फोर्स इधर की तरफ वापस लगाएं तो इसका इंपैक्ट इधर की तरफ होगा, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर अगर किसी बंदे ने इधर से फोर्स लगाया तो हम आगे की तरफ ट्रांसलेट होंगे तो इंपैक्ट अलग है। अगर किसी बंदे ने इधर से फोर्स लगाया तो मेरा ट्रांसलेशन इधर की तरफ होगा, इंपैक्ट अलग होगा। अगर किसी बंदे ने इस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाया है तो मैं इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो जाऊंगा। मतलब मेन चीज होती है बेटा कि हमारा क्या, डायरेक्शन। यही तो हमें इस वेक्टर वाले चैप्टर में आपका सीखना है। मेन किसका गेम है, डायरेक्शन का गेम है। तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि F1 इज नॉट इक्वल टू अपॉन F2, बट मॉडुलस ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F2। इस तरीके से बात कर सकते हैं। एक और होता है बेटा कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना, कौन सा, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना, कोप्लेनर आपका से वेक्टर। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच आर कंटेन इन ए प्लेन, व्हिच आर लाई इन ए प्लेन, वो सारे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब XY प्लेन भी हो सकता है, YZ प्लेन भी हो सकता है, ZX प्लेन भी हो सकता है। तो वो सारे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई कर रहे हो तो वो बताओ क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। कोई भी दो फ्री वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। एनी टू वेक्टर अपना से हमेशा किसी एक प्लेन में लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी दो वेक्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये दो वेक्टर बेटा,
ठीक है ना, दिस इज अपना से वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर हम कैसे भी करेंगे तो वो किसी एक प्लेन में ही लाई करेंगे, उनके बीच एंगल कितना, थीटा। तो एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज लाई इन ए प्लेन, हमेशा कोई भी दो वेक्टर हमेशा किसी एक प्लेन में लाई करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो कोप्लेनर वेक्टर की बात हो गई, कोलिनियर वेक्टर की बात हमने कर ली, जीरो वेक्टर की बात हमने कर ली, और कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम, डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम, ठीक है ना। किसी भी एक वेक्टर का एरो रोटेट करने पर डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज, और डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से देखिए F1 इज नॉट इक्वल टू F2 बट मॉडुलस ऑफ F1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F2, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। कौन सा बेटा, यूनिट वेक्टर, देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद चलिए मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर की, बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है। यूनिट वेक्टर बड़े ध्यान से देखना, देखिए यूनिट वेक्टर का सिंबल जो होता है वो इसको इस तरीके से कैप से इंडिकेट करते हैं, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल। अब बात आती है कि इसी में जरा समझने की कोशिश करना कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। पहले बताओ कि ये जो यूनिट के आप ये आपस वेक्टर में इसमें दो चीजें होती है। वेक्टर में बताओ क्या क्या होता है, एक वेक्टर का मतलब क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और बेटा क्या डायरेक्शन भी आपके पास स्पेसिफाइड हो, इसी को तो हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो और इट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो होना चाहिए, तो वो कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए इस वेक्टर के आगे क्या लिखा हुआ बेटा, यूनिट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बेटा यूनिटी हो, मतलब यूनिटी मतलब ध्यान से सुनो, यूनिट वेक्टर में वेक्टर के आगे क्या लिखा हुआ, यूनिट। ये अपने आप में ये कंप्लीट बात हो गई कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो अब बचा क्या बेटा, बोलो डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन के कंसेप्ट को इंडिकेट करेगा, ये हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, दैट इज 1। तो आप एक बार बताइए, बात समझ में आ गई बेटा, यूनिट वेक्टर का मतलब whose magnitude is 1, कभी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, हमेशा यूनिटी, दैट इज 1। बचा क्या, डायरेक्शन। तो इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन की कंसेप्ट को आपस इंडिकेट करेगा। इतनी बात, और इसका सिंबल हमने बताया क्या है, ये हेड टाइप में, हेड जोड़ी टाइप में, इस तरीके से क्या इसका सिंबल होता है। अब आप बताइए, जैसे मैं ये कहूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तहत कहूं, ये पार्टिकल गोज अपना से 5 मीटर अपना ईस्ट, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये पार्टिकल गोज 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। तो ये तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हमें ये बताइए कि इस वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करें कि मैग्नीट्यूड 1 मिल जाए, मैग्नीट्यूड क्या 1 मिल जाए। तो बताओ क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। जैसे मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ए पार्टिकल गोज 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब एक पार्टिकल है 5 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो 5 मीटर क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन। तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमें इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है। तो मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए बताओ क्या करेंगे बेटा, बोलो 5 मीटर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे ही 5 मीटर आपस हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 1 मीटर ईस्ट हो गया। क्या हो गया, 1 मीटर, देखो 1 मीटर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, मतलब 1 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या होगी, डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ये बताओ क्या हो गया, दिस इज आपका से यूनिट आपका से वेक्टर हो गया। मतलब ये कि अगर हमें कोई वेक्टर आपका से गिवन है, दैट इज आपका से वेक्टर ए। अब आप बताइए इस वेक्टर में हमें क्या करना चाहिए कि डायरेक्शन मिल जाए। इस वेक्टर में दो चीजें हैं, क्या क्या बेटा बोलो, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो अगर इसमें हम इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से बेटा डिवाइड कर दें, तो बताओ यहां पर ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है,
नीचे किससे डिवाइड किया हमने, मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा ऊपर, डायरेक्शन, यही तो यूनिट वेक्टर हो गया। तो दैट इज आपका यूनिट वेक्टर आपका से कितना, a कैप हो गया, दिस इज आपका से कैप, ये क्या हो गया, a कैप। तो हमारा फॉर्मूला समझ में आया, मतलब ये कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उस वेक्टर क्वांटिटी में अगर उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाती है बेटा, डायरेक्शन मिल जाती है। तो यहां से देखिए कोई वेक्टर a है, तो वेक्टर a और किससे डिवाइड कर दिया हमने, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड कर दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या बचा, ऊपर डायरेक्शन, क्या बचा बेटा, डायरेक्शन, और यही तो बेटा यूनिट वेक्टर हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू, मैं यहां से कह सकता हूं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू अपना से, बताओ क्या फॉर्मूला हो गया, वेक्टर अपॉन अपना से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, बोलो, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम यहां से कहें कि वेक्टर a इक्वल टू, बोलो कितना होगा, a इंटू a कैप, ये हो गया वेक्टर a इक्वल टू a इंटू a कैप। बताओ a क्या है बेटा, बोलो मैग्नीट्यूड, मतलब a अपना से यहां पर क्या है, दिस इज अपना से मैग्नीट्यूड है, और a क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को अपना से इंडिकेट अपना से कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर a में दो, किसी भी यूनिट वेक्टर में या किसी भी वेक्टर में दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट होंगे। क्या क्या बेटा, बोलो, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, डायरेक्शन। इन दोनों चीजों को मिलकर के ही क्या बनेगा, वेक्टर a। तो वेक्टर a कितना, a इंटू a कैप, वेक्टर b कितना हो गया, b इंटू b कैप, वेक्टर c कितना हो गया, c इंटू c कैप हो गया, c इंटू कितना, c कैप। तो ये पॉइंट आपका समझ में आ गया, ये पॉइंट अपना से क्लियर हो गया। एक फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस अपना से फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेट वेक्टर a इक्वल टू कितना, a इंटू a कैप, वेक्टर b कितना, b इंटू b कैप, वेक्टर c कितना, c इंटू c कैप। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर की बात करें, क्लियर। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपसे ही कहूं, मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनना। लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b। ये मेडिकल में, नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनना, केवल कंसेप्ट बताना। अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, कंसेप्ट आपका से बताना है ना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। इतनी बात समझने के बाद मैं यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा रहा हूं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स, आपका टू वेक्टर्स, वेक्टर a वेक्टर b आर गिवन इन ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम में ये दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a वेक्टर b। आपसे पूछा गया विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर की हेल्प से एक थर्ड वेक्टर, वेक्टर c फाइंड आउट करना है, जिसमें मैग्नीट्यूड किसका हो, a का, और डायरेक्शन किसकी हो, b की। तो थर्ड वेक्टर, वेक्टर c हमें कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्या बोला हमने, आपको बोला कि किसी प्रॉब्लम में ये दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a वेक्टर b आर गिवन इन ए प्रॉब्लम, देन विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स थर्ड वेक्टर c फाइंड आउट करना है, जिसमें मैग्नीट्यूड किसका हो, a का, और डायरेक्शन किसका हो, b का। तो बताओ वेक्टर c इक्वल टू आपका से कितना, मैग्नीट्यूड a का, तो a लिख दिया, और डायरेक्शन b का है, तो बताओ क्या हो गया, b कैप हो गया। ये आंसर आ गया, वेक्टर c इक्वल टू आपका c इंटू b कैप हो गया। इसको आगे और सॉल्व करना बताएंगे, तो a और इंटू आपका c, यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना, ये वेक्टर अपॉन आपका से वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड आपका हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। या आपसे पूछा जाता है कि वेक्टर c में बताइए, थर्ड वेक्टर वेक्टर c बताइए, जिसमें मैग्नीट्यूड किसका हो, b का, और डायरेक्शन किसका हो, a का। तो बताओ वेक्टर c कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड b का और डायरेक्शन a का, तो b इंटू a कैप हो गया। क्या हो जाएगा, b इंटू a कैप हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम बड़ा आसानी से आगे चल के बताएंगे और बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर मतलब whose magnitude is 1, तो क्या बचा बेटा, बोलो, डायरेक्शन। तो इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ये किसके बारे में इन्फॉर्म करेगा, हमेशा डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन के कंसेप्ट को हमें बताएगा। बाकी इसका मैग्नीट्यूड कितना होता फिक्स। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बेटा अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या बताया, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इक्वल टू देखिए, इक्वल टू यूनिट वेक्टर मतलब एक है, यूनिट वेक्टर मतलब एक है,
ए कैप का मतलब क्या हुआ 1, जैसे हमने कहा जाए ए कैप है, तो ए कैप में मैग्नीट्यूड तो 1 है और ये क्या इंडिकेट करता है डायरेक्शन। तो हम ए कैप का अगर मॉड लेंगे तो ए कैप का मॉड हमेशा 1 आएगा। बी कैप का मॉड बताओ हमेशा कितना आएगा बेटा बी कैप, ये तो यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन तो बता रहा है, लेकिन अगर मॉड लगा दिया तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड कितना बेटा 1, ये देखो 1 हो गया। अगर आपसे कहा जाए वेक्टर सी मतलब आपका सी कैप और इससे मॉड लगा दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा 1 होगा, मैग्नीट्यूड कितना 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए यूनिट वेक्टर से ही रिलेटेड मैं आपको एक ग्रेविटेशन का एक प्रॉब्लम करवा देता हूं, ठीक है। आपने जो बच्चे 11th वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी अपना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो उससे रिलेटेड मैं जरा देखिए इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए जैसे आपसे कहा जाए कि कोई भी दो मासेस हैं, पॉइंट मास है, एक बेटा अपना से m1 एक m1 और एक अपना से बताइए कौन सा m2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा r। अब यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस हैं इस तरीके से पड़े हुए हैं, r डिस्टेंस तो फिक्स है, तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगता है बेटा अट्रैक्शन फोर्स। आप जानते हैं कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो फोर्स लगाएगा 1 वाला 2 की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसको बोलेंगे बेटा F of 1 2, क्या बोलेंगे F of 1 2, और 2 वाला 1 की तरफ फोर्स लगाएगा इसको हम क्या बोलेंगे F of 2 1, ठीक है ना, F of 2 1। F of 1 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F of 2 on 1, ध्यान से सुनना, F of 2 on 1 मतलब 2 पर फोर्स किसकी वजह से 1 की वजह, 1 पर फोर्स किसकी वजह से 2 की वजह से। इसको F of 2 1 का मतलब 2 1 का मतलब 2 1 क्या बता रहा है 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन, या इसको F of 2 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो F of 1 on 2, F of 1 on 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब F of 1 on 2 मतलब 1 की वजह से किसके ऊपर 2 के ऊपर, on 2 मतलब 2 के ऊपर। खैर हम जनरली F of 1 2 और F of 2 1 बोलेंगे। तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू बताओ यहां पर कितनी होती है, F इक्वल टू अपना से कितना Gm1 m2 अपॉन कितना बेटा r2, यही तो फोर्स होता है, ये फोर्स की वैल्यू होती है। लेकिन ये फोर्स नॉर्मली ये तो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आपसे पूछा जाए एक बार एग्जाम में आया भी है, इस टाइप का प्रॉब्लम बन चुका है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए बताइए फोर्स कितना होगा, तो आंसर दिस इज नॉट अपना से करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो आंसर ये नहीं है, ये तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपसे फोर्स पूछा गया मतलब आपको कंप्लीट बात करनी है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आंसर इज दिस, दैट इज Gm1 m2 अपॉन r2 के इक्विवेलेंट होगा। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान सुनना, आपसे पूछा जाए फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप बताओ, ये तो आपको पता ही ये वाला फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दोनों कौन सा फोर्स बेटा अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे पहले चलिए मैं F of 1 2 की बात करूंगा, तो यहां से देखना F of आपका से 1 2 ये फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स बताइए दो चीजों से मिलकर के बनता है, किससे किससे बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी हमने बताया था, पीछे देखिए रिकॉल करिए, वेक्टर ए कितना a इंटू ए कैप मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब ए कैप, वेक्टर बी कितना d इंटू बी कैप, वेक्टर सी कितना c इंटू सी कैप। तो इस फोर्स में मैग्नीट्यूड पहले लिखिए, देखो मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, दैट इज अपना से कितना आ गया बेटा Gm1 m2 अपॉन कितना r2 और डायरेक्शन बताओ। अब इसका जो डायरेक्शन है, हमेशा इस फोर्स का जो डायरेक्शन है इन दो मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होता है। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है इन दो मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड आपका सेंट्रल फोर्स। और बेटा फिजिक्स में जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल फोर्स आपका मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। All the central force must be conservative force, but all the conservative force आपका से cannot be central force.
वो आगे आपको डिस्कस करेंगे, इतना टेंशन अभी मत लीजिए, आगे आपका से बताया जाएगा, काफी डिटेल में इन सब पर आपका से बात करेंगे। तो आप एक बात होती है तो फोर्स हो गया और इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी, आर के अलोंग होगी, तो हम लिख सकते हैं आर कैप, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर किधर है, 1 से 2 की तरफ है, इसकी डायरेक्शन बताओ 1 से 2 की तरफ हो गया, तो R12 और ये कैप लगा दिया। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट, दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स, दिस इज F of 12। तो F of 12 में देखो मैग्नीट्यूड कितना बेटा बोलो, Gm1m2 अपॉन r2 और डायरेक्शन बताओ किधर, 1 से 2 की तरफ हो गया, R के लॉन्ग हो गया, तो R12 और कैप लगा दी, मतलब डायरेक्शन हो गया, ये आपका हो गया। अब इसको चलिए और सॉल्व करें, तो F of 12 इक्वल टू यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं Gm1m2 अपॉन कितना बेटा r2। अब देखो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसमें 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 क्या बता रहा है, डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ। अब इसमें हमने वेक्टर लिख दिया r of 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड तो r लिख दी, और ये मैग्नीट्यूड r2, तो r2 और एक r कितना होगा r3। तो हम यहां से लिख सकते हैं F of 1 2 इक्वल टू यहां से कितना बेटा Gm1m2 अपॉन कितना r2, और सॉरी अब r2 और ये r मिलकर के कितना हो गया बेटा r3 हो गया, कितना हो गया r3 इनटू आपका से बताओ कितना हो गया r of 1 2, ये हमने लिख दिया, ये ग्रेविटेशन फोर्स हमारा ये आ गया फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मैं F of 21 ये वाला फोर्स लिखूं तो देखिए आप तो इसको आसानी से कर सकते हैं बेटा, F of 21 बताइए मैग्नीट्यूड कितना हो गया Gm1m2 अपॉन कितना r2 इनटू, अब इसकी डायरेक्शन बताइए 2 से 1 की तरफ है, तो यहां पर डायरेक्शन बताओ कितना हो गया r2, 1, ये कैप लगा दिया। अब आप बताओ इसको लिख सकते हैं F of 21 इक्वल टू कितना Gm1m2 अपॉन कितना बेटा r2, अब इनटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया तो r। अब r और r2 कितना हो गया r3 हो गया, तो यहां से F of 21 इक्वल टू Gm1m2 अपॉन कितना बेटा r3 हो गया इनटू यहां से r of 21 ये लिख लिया हमने r of 21, ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब आप बताइए 21 और 12 में अगर मैं 21 के जगह 12 कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि अब माइनस मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। तो हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि F of 21 इक्वल टू माइनस कितना बेटा Gm1m2 अपॉन कितना r3 इनटू यहां से जैसे माइनस लगाया तो माइनस यानी 21 की जगह क्या हो जाएगा 1 2, तो यहां से ये आपका से 1 2 ये हो गया। अब बताओ ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये तो बताओ F of 1 2, इसका मतलब ये हो गया कि F of 21 इक्वल टू माइनस F of आपका से बताइए कितना 1 2, ये हो गया, दिस इज आपका से। अब बताइए ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, देख लो मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम, देख लीजिए मैग्नीट्यूड क्या है सेम, क्या है इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट है बस। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फोर्स पर कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, और जब अट्रैक्शन फोर्स हो गया तो बताओ सिस्टम का नेट फोर्स कितना होगा 0। अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पर नेट आपका जो इंटरनल फोर्स है वो कितना होगा बेटा 0। और याद रखिए आगे आपको बताया जाएगा सिस्टम पर कभी भी अगर नेट फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व, लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, वो आगे बात आपका डिस्कस करेंगे। तो अभी हम केवल इतनी बता रहे हैं ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जितना फोर्स इधर होगा उतनी फोर्स इधर की तरफ होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे सेम, और डायरेक्शन बताओ कैसे होंगी अपोजिट। सिस्टम पर नेट फोर्स कितना होगा 0 और सिस्टम पर नेट फोर्स 0, तो लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने आज की क्लास में केवल F of 1 2 और F of 21 ये बताया, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कभी ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए तो हमें कंप्लीट स्टेटमेंट देना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और दिस इज आपका से डायरेक्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए तो आंसर बताओ कितना होगा Gm1m2 अपॉन r2 के इक्विवेलेंट होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F of आपका से 1 2 इसका मॉड लेंगे इक्वल टू बताओ कितना F of 21 इसका बताइए मॉड लेंगे इक्वल टू कितना होगा Gm1m2 अपॉन कितना बेटा r2, ठीक है ना। ये आपका से मैग्नीट्यूड ये बात लिखी, लेकिन यहां पर दिस इज नॉट, ये दोनों इक्वल होंगे, क्या इक्वल है बेटा बोलो, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर मैं F of 1 2 is not equal to F of 21,
ये सही नहीं है, क्या लिख सकते हैं, बट हम यहां से लिख सकते हैं f of 1 2 इक्वल टू कितना माइनस f of अपना से 2 1। ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट देखिए अपना से गलत है। f of 1 2 इज नॉट इक्वल टू f of 2 1, क्या डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो f of 1 2 इक्वल टू कितना माइनस ऑफ f of 2 1। देखो ये भी तो अपना से आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर के दिस इज अपना से वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अरे ध्यान से देखना, अभी हमने ये बताया कि कोई भी वेक्टर आपका स्केल हो, दिस इज आपका वेक्टर ए इक्वल टू बताओ कितना बेटा, a इंटू ए कैप, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहें ये कोई वेक्टर b है तो हम लिख सकते हैं b इंटू अपना से b कैप। ये तो हमने जनरल बात अभी डिस्कस कर ली हमने, ठीक है ना। वेक्टर a इक्वल टू a इंटू ए कैप और वेक्टर b इक्वल टू अपना से कितना b इंटू b कैप। लेकिन मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बताने से पहले मैं एक कंसेप्ट और यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्शंस के बारे में। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डायरेक्शंस बताइए कितनी होती है, बड़ा ध्यान से बताइए, थोड़ा सा रिकॉल करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डायरेक्शंस बताइए कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स वाई और जेड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड यही तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। नहीं, लेकिन उसके बाद अब बताइए यहां पर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, दिस इज कॉल्ड अपना ओरिजिन। अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो ये बताइए कौन सा हो गया बेटा, ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी होगी, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। इसके अपोजिट जाए तो ये कौन सी होगी, वेस्ट हो गई। और अगर आप इधर की तरफ जाए तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और इधर जाए तो क्या हो गया, साउथ हो गया। तो बड़े ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां से पॉइंट समझना बेटा, ये बताइए क्या हो गया, ये आपका से यहां पर एक मिनट यहां पर देखिए, अगर मैं ऐसे कहूं दिस इज आपका से डायरेक्शन, देखिए आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं, हमने ऐसे बना लिया, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना। ये बोर्ड हमारा ऐसे है, दिस इज बोर्ड। तो बोर्ड अगर ऐसे है तो चलिए बोर्ड की बात करें तो ये कौन सा हो गया बेटा, ईस्ट। ये क्या हो गया, वेस्ट। और ये क्या हो गया, नॉर्थ। और ये क्या हो गया, साउथ। लेकिन इधर भी तो जा सकते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी जा सकते हैं, है ना, और अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाहर प्लस इधर जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। तो बताइए टोटल डायरेक्शन कितनी होगी, 6। एक बार फिर से देखिए, ये कौन सी हो गई, ईस्ट। ये कौन सी हो गई, वेस्ट। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ। ये क्या हो गया, साउथ। 4 तो ये हो गई। और इसके परपेंडिकुलर इधर भी जा सकते हैं और इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो बताओ ये क्या हो गया, 6 डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर इसको हम अपने अर्थ में अगर बात करें तो अर्थ देखिए हमने यू कर लिया इसको, क्योंकि बोर्ड हमारा ऐसा है ना बेटा, बोर्ड हमारा ऐसा। अगर बोर्ड को अब हम ऐसे, हमें तो ऐसे जाना है, हमें बोर्ड पे तो चलना है, हमें तो ऐसे चलना है। तो हमने इसी को हमने ये मान लिया। अब बताओ हम यहां पर खड़े हुए, तो ये क्या हो गया बेटा, बोलो इधर बताओ क्या हो गया, ईस्ट। ये क्या हो गया, वेस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्थ। ये क्या हो गया, साउथ। और इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी जा सकते हैं और इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। तो कितनी डायरेक्शन होगी, टोटल 6 डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर मैं पेयर में देखूं, 6 का पेयर यानी कितना, 3 डायरेक्शन होगी। तो इसलिए इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। मतलब ऑरिजिन से अगर ये प्लस एक्स तो ये क्या है, माइनस एक्स। ये प्लस वाई तो ये क्या हो गया, माइनस वाई। और ये प्लस जेड तो ये क्या हो गया, माइनस जेड हो गया। मतलब पेयर में कितनी होगी, 3 एक्स। इसीलिए बताओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करते हैं। मतलब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो हम यहां पर कितने 3 डायमेंशन की बात करते हैं। 4th डायमेंशन की बात अभी नहीं कर सकते हैं। 4th डायमेंशन का मतलब अपना से कनेक्शन टू गॉड, वो बिरले लोग ही होते। तो अभी हमारे सिलेबस में यहां पर केवल हम 3 डायमेंशन तक की बात करेंगे। मतलब यहां पर एक बार फिर से बोलिए, कितने डायरेक्शन हो गए, 6। पेयर में कितने, 3। कितने डायमेंशन, 3 डायमेंशन। एक्स एक्सिस दिस, ये कौन सा, वाई। और ये कौन सा बेटा, जेड डायरेक्शन इज दिस। इतना समझने के बाद अब मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। कौन सा बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसको हम होल फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिना इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। आप एक बात बताइए, यूनिट वेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं ना,
बिल्कुल सही बात, यूनिट वेक्टर तो पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर का बेसिक हम आइडिया दे चुके हैं। ए वेक्टर अपना से डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां पर हमें क्या बात करनी है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर बताओ क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। तो कितनी डायरेक्शन अभी हमने बताई, 3। कौन कौन सी बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर के आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। पॉइंट समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर बताओ क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कितनी, 3, एक्स वाई और जेड, 3 डायमेंशन। और उसके आगे क्या लिखा हुआ, ऑर्थोगोनल। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब इनका सिंबल क्या है, जरा देखते हैं सिंबल। हम यहां पर, चलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना से जरा बना देता हूं। दिस इज अपना से, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये बेटा वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, और जेड किधर होगा, जेड बताओ किधर होगा, जेड मतलब दिस इज आपका जेड। पॉइंट दिख रहा है, जेड मतलब देखो ये वाला है, दिख रहा है, ओके। तो जेड मतलब प्लेन के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं इसमें तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ये बोर्ड हमारा कैसा है, 2D, 2 डायमेंशनल है। तो जरूर चलो हमने जेड को यहीं पर बना लिया, दिस इज अपना जेड। बेसिकली आपको कैसा समझना है, जेड मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया, ओके। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर के आगे बताओ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर। तो याद रखिए 3 डायरेक्शन, तो यहां पर 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे, बताइए कौन कौन से होंगे। एक होता है बेटा आई कैप, और एक बताइए कौन सा, जे कैप, और एक कौन सा होता है बेटा, बोलो के कैप। तो याद रखो आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये बताओ आई कैप किस एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में, और जे कैप किधर होगा, वाई एक्सिस में, और के कैप किधर होगा, जेड एक्सिस में आपका होगा। मतलब यहां से हमने ले लिया, दिस इज आपका आई कैप, और इधर बताओ ये कौन सा बेटा, बोलो जे कैप, और इधर बताओ कौन सा बेटा, के कैप, दिस इज आपका से के कैप। अब आप बताइए, मैंने अभी कहा कि आई कैप में क्या इंडिकेट, आई कैप में आई कितना, 1। अगर मैं यहां से ये कहूं कि मॉडुलस ऑफ आपका से आई कैप ये कितना होगा, 1, मॉडुलस ऑफ जे कैप ये कितना होगा, 1, मॉडुलस ऑफ के कैप ये कितना होगा, 1। तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन। तो बताओ आई कैप किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, जे कैप किसमें बेटा, वाई एक्सिस में, और के कैप किसमें, जेड एक्सिस में। तो इसलिए मैंने कहा कि आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब सपोज हमें आई कैप निकालना है, अब ध्यान सुनना, अगर मैं इन जनरल आई कैप को छोड़िए, इन जनरल आपस से बताओ ये कोई वेक्टर ही तो है। देखो ये लाइन सेगमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। ये देखो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम वेक्टर एक्स लिख सकते हैं। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जेड। अब बताओ ये कोई जनरल कोई वेक्टर है, वेक्टर एक्स, ध्यान सुनना, दिस इज आपका से वेक्टर एक्स। अब इस वेक्टर एक्स में क्या करें कि डायरेक्शन मिल जाए, इसके मैग्नीट्यूड से बेटा डिवाइड कर दो। तो देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा ऊपर, डायरेक्शन, और यही तो डायरेक्शन आपका से बताओ आई कैप हो गई। इसका मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर x इक्वल टू यहां से कितना हो गया, x इंटू आई कैप हो गया, दिस इज वेक्टर x, तो वेक्टर x इक्वल टू कितना हो गया, x इंटू आई कैप। अब यहां से देखो, इन जनरल दिस इज वेक्टर y, लाइन सेगमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। तो इसको देखिए डायरेक्शन, इसको हम वेक्टर y अपना से लिख सकते हैं। अब इस वेक्टर y में बड़े ध्यान से देखना, वेक्टर y में अगर मैं y से डिवाइड कर दूं तो बताओ y में क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा ऊपर, डायरेक्शन। यही तो बेटा अपना से डायरेक्शन मतलब j कैप हो गया, तो j कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर y इक्वल टू बोलो कितना होगा, y इंटू जे कैप, दिस इज y इंटू जे कैप, ये हो गया y इंटू जे कैप हो गया। अब यहां से देखिए ये कौन सा बेटा, z एक्सिस, तो ये बताइए कौन सा, वेक्टर z, तो ये वेक्टर z हो गया। तो ये मैं लिख देता हूं
वेक्टर z और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी तो बताओ क्या डायरेक्शन मतलब k कैप हो गया। तो वेक्टर z इक्वल टू यहां से कितना हो गया z इंटू k कैप, z इंटू कितना k कैप, ये आ गया। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इसको वेक्टर x को हमें लिखना है तो वेक्टर x इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलिए, x इंटू आई कैप। वेक्टर x इक्वल टू कितना x इंटू आई कैप, वेक्टर y कितना y इंटू, क्योंकि वेक्टर y में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन हमें पता है j कैप, ये सिंबल बना दिया गया j कैप। तो वेक्टर y कितना बेटा y इंटू j कैप, वेक्टर z कितना z इंटू k कैप, z इंटू कितना k कैप। तो i कैप j कैप k कैप बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना 1, i कैप बताओ किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, j कैप किधर y एक्सिस में, k कैप किधर z एक्सिस में। हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, नॉर्मली बहुत आसान से आपका सीखे। अब आप बताओ, अभी हमने कहा, आपने कहा सर आपने तो बोला 6 डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं कहूं कि ये प्लस x है तो ये क्या होगी माइनस x। बेसिकली माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। तो अगर ये प्लस आई कैप है तो इधर बताओ क्या होगा माइनस आई कैप, अगर ये प्लस जे कैप है तो इधर बताओ क्या होगा माइनस जे कैप, अगर ये प्लस के कैप इधर है तो अंदर बताओ क्या होगा माइनस के कैप, क्या होगा बेटा माइनस के कैप। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, क्योंकि डायमेंशन हमें 3 डायमेंशन की बात हमें पता है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात पता है, तो हमें आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में हमें बहुत अच्छे से दिमाग में अपना बिठाना है कि बेटा आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर कभी कोई कहा जाए बताइए वेक्टर ए आपका सिंथेसिस, अब हमें पता है कि वेक्टर ए किधर जा रहा है, बोलो ईस्ट में वेस्ट में, ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट मतलब प्लस आई कैप, तो वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए इंटू कितना आई कैप लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर इधर की तरफ होता तो वेक्टर ए इक्वल टू बोलो कितना, अब इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है तो हमें पता है कि अगर ये प्लस आई कैप है तो ये क्या होगी बेटा नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स का मतलब माइनस आई कैप। तो बताओ वेक्टर ए कितना होगा ए इंटू माइनस आई कैप, एक्चुअली ये होगा। अब बहुत सारे बच्चे कैसा करते हैं पता है, माइनस ए इंटू आई कैप, और वो समझ लेते हैं कि माइनस ए के साथ है, नहीं माइनस ए के साथ नहीं है, माइनस किसके साथ है बेटा आई कैप। माइनस नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, तो ये प्लस आई कैप, तो ये क्या हो गया माइनस आई कैप। तो इसका सही लिखने का तरीका कितना ए इंटू माइनस आई कैप, या माइनस ए का आई कैप भी ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि माइनस ए के साथ नहीं है, ए क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो बेटा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो हम यहां से ए इंटू माइनस ए। अगर हमसे कहा जाए कि दिस इज अपना वेक्टर ए, तो बताओ अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में जे कैप में। तो अब बताओ इसी वेक्टर को मैं यूं कर दूं एरो, तो बताओ वेक्टर ए कितना हो गया ए इंटू जे कैप हो गया। अगर इसी वेक्टर को हम इधर की तरफ कर दें तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना ए इंटू माइनस जे कैप हो गया, मतलब माइनस ए इंटू जे कैप हो गया। अगर इसी वेक्टर को इधर की तरफ कर दें बाहर की तरफ प्लस जेड एक्स, तो बताओ वेक्टर ए कितना होगा ए इंटू प्लस के कैप, अंदर कर दे तो ए इंटू कितना माइनस के कैप हो गया। तो इस तरीके से हम आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, आगे डिस्कस करने वाले हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, एक बार फिर से देखिए आप लोग जब ध्यान से देखना। अगर मैं कहें वेक्टर ए इक्वल टू दिस, मतलब आप इधर की तरफ खड़े हुए हैं, आप जो बैठे हुए हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, आप उधर हैं, और बताओ वेक्टर ए कितना होगा, तो बोलो कितना बेटा ए इंटू आई कैप, ए इंटू कितना आई कैप। ये देखिए कितना वही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वही है, क्या चेंज किया हमने डायरेक्शन। तो बताओ वेक्टर ए कितना ए इंटू माइनस आई कैप। अब बोलो कितना वेक्टर ए कितना ए इंटू जे कैप, ये कितना हो गया ए इंटू माइनस जे कैप। अब बोलो कितना ए इंटू के कैप, अब बोलो कितना ए इंटू माइनस के कैप। हो गया, बड़े आसानी से हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप की बात मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि यहीं से आगे चीजें आपका से रिलेट होंगी। और एक बात बताएं आपको, कभी भी कोई वेक्टर हमेशा वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होगी। कोई भी दो वेक्टर अपना से ऐसा नहीं कि इधर मास ले लिया इधर लेंथ ले लिया इक्वल अपना से, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि जैसे आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए इक्वल टू, बताओ अपना से लिखा हुआ है ए इंटू अपना से कितना ए इंटू आई, ए इंटू आई, बताओ सही लिखा गलत लिखा, गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है। सिर्फ आई का मतलब क्या है 1, और आई में कैप लगा दे तो क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, बोलो डायरेक्शन। तो यहां से बताओ इधर कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, तो इधर कौन सी क्वांटिटी स्केलर। तो ये गलत है, तो क्या गलत है, आई में क्या लगाना है बेटा कैप लगाना है।
आप सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या बेटा, डायरेक्शन, तो दोनों मिलकर के कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। अगर आपसे कभी कहा जाए, जरा बताना, a into अपना से a equal to अपना से a into i कैप, बताओ ये सही लिखा गलत लिखा है, गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि इधर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, इधर कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, क्या स्केलर वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, नहीं, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये कभी कभी बुक्स वगैरह में भी गलतियां दे देते हैं, तो इनको थोड़ा सा करेक्ट आपको सही करना है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, वेक्टर ए लगाएंगे, अब सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर कभी कहा जाए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, बताओ कितना, a into i है, अब बताओ सही लिखा गलत लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि ये किधर कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मतलब सिर्फ a, मतलब यहां पर ये जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये तो मैग्नीट्यूड अपना से है, तो बताओ ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, इधर कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, क्या स्केलर वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताओ क्या, इधर भी अगर स्केलर, तो इधर भी क्या बनाना पड़ेगा, स्केलर, तो इसको i कैप को हटा दो, अब सही लिखा होगा। या अगर i कैप आपका इधर लिखा है, तो इधर बताओ मॉड हटा दो, मतलब ये आपका वेक्टर, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर। इस तरीके से हमें आगे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सब ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो इतना बताइए, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं यार, प्लीज जल्दी से बोलिए, आ गया, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर यहां सीखें कि हाउ टू रिजॉल्व कंपोनेंट, हाउ टू रिजॉल्व कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कहा कि लेट अस सपोज दिस इज अपना से कोई वेक्टर ए, तो बताओ वेक्टर ए हमने क्या लिखा बेटा, बोलो a इंटू कितना, i कैप, यही तो लिखा। अगर हम यहां से कहें कि वेक्टर ए इधर की तरफ होता, तो वेक्टर ए को क्या लिखते बेटा, a इंटू जे कैप, यही तो होता। अगर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होता, तो इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू a इंटू माइनस i कैप, और इधर होता तो बताओ वेक्टर ए इक्वल टू a इंटू माइनस जे कैप, और इधर होता तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना, a इंटू के कैप, और इनवर्ट होता, प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड होता नेगेटिव जेड में, तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना, a इंटू माइनस के कैप होता। ये बातें हमने कर ली। लेकिन अगर कभी, तो अभी हमारे फिजिक्स में केवल हमें 3 डायरेक्शन ही तो पता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का अपोजिट नेगेटिव एक्स, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस, यही तो 3 डायरेक्शन हमें पता है। लेकिन अगर कभी कोई वेक्टर अगर ऐसा है, तब तो a इंटू आई कैप लिख देंगे, इस तरीके से तो a इंटू जे कैप लिख देंगे। लेकिन अगर कोई वेक्टर, बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई वेक्टर आपका से ऐसा है, दिस इज आपका से वेक्टर ए, मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है जो हॉरिजॉन्टल से, बताइए कितना, ये थीटा एंगल आपका से बनाते हुए, कितना थीटा एंगल बनाते हुए, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू आई कैप, या इंटू जे कैप, या इंटू के कैप, जल्दी से बोलिए। तो देखिए a इंटू के कैप तो लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये प्लेनर, एक प्लेन में लाइन कर रहा है, बोर्ड बताइए, बोर्ड में एक लाइन कर रहा है, तो के कैप तो हो ही नहीं सकता है। तो अब बताओ इस वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं, a इंटू आई कैप, या इंटू जे कैप, जल्दी से बोलिए, रिस्पॉन्स करिए प्लीज। यस, हम इसको ना तो अभी a इंटू आई कैप लिख सकते हैं, a इंटू आई कैप कब लिखते हैं, जब ये थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, तो मतलब वो वाला होगा। देखो अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिख दूं, तो वेक्टर ए को क्या लिखते हैं, a इंटू आई कैप, a इंटू कितना, आई कैप, कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। अगर मैं यहां से थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में आता, एक्स एक्सिस में, इसको हम ax लिख देते लोग, ax इक्वल टू a इंटू आई कैप होता। लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू बढ़ते 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 90 हो जाती, तो वेक्टर ए किस डायरेक्शन में आ गया, y डायरेक्शन में आ गया, मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। मतलब अगर यहां से थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, तब तो ay इक्वल टू आपका a इंटू जे कैप हो जाता। लेकिन अभी क्या लिखेंगे, बात तो ये है ना, अभी बताओ a इंटू आई कैप, a इंटू जे कैप, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या आई कैप डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस तो बेटा ये, वाई एक्सिस तो ये, तो बताओ इसके क्या करेंगे, ये प्रॉपर डायरेक्शन, ये वेक्टर ए को ना तो हम आई कैप लिख सकते हैं, ना तो हम जे कैप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो हम प्रॉपर डायरेक्शन में इसको बनाना पड़ेगा,
और प्रॉपर डायरेक्शन में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट में अपना से कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसको कंपोनेंट अपना से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मतलब कैसे, अब देखिए समझना, एक बार फिर से समझिए। इस वेक्टर ए को ये ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हमें तो आई कैप और जे कैप में ही लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। तो इसको कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए आप ऐसा विजुलाइज करिए, ध्यान सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, आप ऐसा विजुलाइज करिए कि ऊपर से हमने लाइट रेज डाली। चलिए मैं दूसरे कलर का यूज कर लेता हूं पेन का। आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमने यहां से ऊपर से हमने लाइट रेज डाली, समझना, ऊपर से बताओ हमने क्या डाली बेटा, लाइट रेज। ये हमने यहां से लाइट रेज, ठीक है, विजुलाइज करना है कि जैसे आपने ऐसा विजुलाइज किया कि हमने ऊपर से लाइट रेज अपना से डाली, आप खुद बताइए यहां पर कि यहां पर यहां से ये जो वेक्टर ए है इसमें कितने पॉइंट्स, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आप बताओ इस पॉइंट का जो शेडो, पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है, देखिए पार्टिकल ऐसे जा रहा है, लेकिन यहां पर बताओ कितने पॉइंट्स होंगे, ढेर सारे पॉइंट आपके पास होंगे। तो अगर जैसे ही ऊपर से लाइट रेज डालेंगे तो इस पॉइंट का बताओ शेडो कहां पर आएगा, इसका शेडो जस्ट आपके से नीचे, मतलब यहां मिलेगा। इस पॉइंट का शेडो बताओ कहां मिलेगा, यहां पर। इस पॉइंट का शेडो कहां पर मिलेगा, यहां पर। इस पॉइंट का शेडो कहां पर मिलेगा, यहां पर। इस पॉइंट का शेडो कहां पर मिलेगा, यहां पर। इस पॉइंट का शेडो यहां पर मिलेगा, इसका शेडो यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट का शेडो यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट का शेडो यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट का शेडो यहां पर मिलेगा। मतलब ये पूरा वेक्टर ए हमें यहां ऐसा नजर आएगा। ये पूरे के पूरे वेक्टर का जो शेडो है इतना यहां पड़ेगी, इसके और इसके बीच में शेडो पड़ेगी, मतलब ये हो गया। अब आप बताओ, ये हमें देखना है, मतलब अगर हमें ऊपर से लाइट रेज डालने का हमने विजुअलाइजेशन किया तो ये पूरा वेक्टर ए इसके और इसके बीच में नजर आएगा। यहां से लेकर के यहां तक जितने भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे उन सबका शैडो बिल्कुल जस्ट नीचे मिलता चला जाएगा, मतलब ये पूरा वेक्टर ए इसके बीच ये दिखेगा बेटा। और ये तो हमें ये डायरेक्शन कौन सी होगी, आई के, मतलब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अब बताओ इस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये 90, ये हाइपोटेन्यूस बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में किसका रिलेशन होता है, cos थीटा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, cos थीटा इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड कितना, a। देखो ये बेस है, हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड है, तो बेस यहां से बताओ कितना आ गया, बेस यहां से बेटा आ गया a cos थीटा। कितना आ गया, a cos थीटा, ये आ गया a cos थीटा। तो यहां से a cos थीटा, और डायरेक्शन बोलो कौन सी, आई कैप। यही तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट हो गया x, ये क्या हो गया, x a cos थीटा इनटू आई कैप हो गया। क्या हो गया, a cos थीटा इनटू आई कैप। चलो अभी इतना ही रखो, a cos थीटा हो गया। क्या हो गया, a cos थीटा। अब आप देखो, अगर मैं यहां से लाइट रेज बेटा इधर से अगर डालते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं लाइट रेज इधर से डालता हूं, विजुलाइज करिए थोड़ा सा, अगर मैं लाइट रेज इधर से डालता हूं तो ये पूरा का पूरा शैडो इसके बीच में मिलेगा। देखो इस पॉइंट का शैडो यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट का शैडो यहां पर मिलेगा, इसका 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 शैडो यहां पर मिलेगा। या मैं इधर कहूं कि अगर आपने इधर से लाइट रेज अपना से इधर से बेटा अपना से डाली, इधर से अपना से डाली, तो अब बताओ इस पूरे के पूरे वेक्टर ए का शैडो इसके बीच अपना से यहां पर इस लाइन का लंब अपना से मिलेगा। बात तो एक ही है ना, चाहे वो एक वेक्टर इधर लिखे और एक वेक्टर इधर लिखे, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात तो है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं। अब बताइए हमें गिवन क्या है बेटा, हाइपोटेनियस, और पता क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो आपने यहां से क्या लिया, साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान से सुनना, साइन थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपना हो गया अपॉन हाइपोटेनियस बताओ कितना, a। तो परपेंडिकुलर यहां से कितना आया, अगर मैं परपेंडिकुलर कितना, a sin थीटा हो गया, कितना आ गया बेटा, a sin थीटा आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा इनटू डायरेक्शन बताओ कौन सी, j कैप, डायरेक्शन कितनी, j कैप। अब बताओ इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए, दो। ये कौन सा बेटा, cos, और ये कौन सा sin। अब इसको डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखें, ये बात समझ आ गई कि अब ऊपर से लाइट रेज डालेंगे तो इसका शैडो बताओ किधर, यही तो मिलेगा, इसके और इसके बीच मिलेगा शैडो। और जब इधर से लाइट रेज डालेंगे तो इस पूरे वेक्टर का शैडो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ ही होगा। अगर इधर से डालेंगे तो ये आएगा,
मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो बताओ ये साइन थीटा हो गया। मतलब ही किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कब होंगे, याद रखो बेटा, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कब होंगे, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब वो ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में। अगर आई कैप में ये होता तो हम बताओ कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होते, जैसे अगर मैं ये कहता कि कोई वेक्टर आपको से इधर की तरफ है, अब जरा विजुलाइज करिए, ऊपर से अगर लाइट रेज आप से डालेंगे तो इसका बताओ कहां, जो पार्टिकल जहां है वहीं पर तो आप जो पॉइंट आप वहीं पर तो दिखेगा, तो यहां पर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम रिजॉल्व कब करते हैं, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में। तो याद रखो, इसके किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व तभी करते हैं जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। याद रखो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कब करेंगे, जब वो ना तो आई कैप में हो ना तो जे कैप में हो। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। याद रखो, ट्रिक हम बता रहे हैं, थीटा का पड़ोसी जो थीटा होता है एंगल, उसका पड़ोसी हमेशा कॉस होता है और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन। याद रखो, मैंने क्या बताया, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कब करेंगे बेटा, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में। तो इसके कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, थीटा का पड़ोसी कॉस, परपेंडिकुलर साइन। तो देखो, थीटा का पड़ोसी ये कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया, ये साइन थीटा। तो थीटा का जो पड़ोसी है, मतलब जो ए कॉस थीटा, तो बताओ ये एक्स डायरेक्शन हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना, ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन दोनों कौन सी हो गई, आई कैप, ये हो गया। y डायरेक्शन में देखो ए वाई, इस वेक्टर ए का y कंपोनेंट आपका से बताओ कितना हो गया, a sin थीटा इंटू कितना, जे कैप, ये आ गया। इसके दो कंपोनेंट हो गए। मेरे ख्याल से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अब जरा देखिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री करेंगे तो x कितना आना चाहिए, 8 टू आई कैप। रखो जरा, थीटा 0 डिग्री रखो, cos 0 कितना 1, तो x कितना आएगा, 8 टू आई कैप। अब बताओ थीटा 0, sin 0 कितना 0, क्या ये वाला कंपोनेंट होगा, नहीं होगा। अगर मैं यहां पर थीटा 90 डिग्री कर दूं तो ay कितना आएगा, 8 टू जे कैप। अब ये नहीं आएगा, तो देखो अगर मैं थीटा 90 कर दूं तो sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो ay कितना आएगा बेटा, a टू जे कैप। और यहां पर देखिए cos 90 कितना 0, ये पूरा वेक्टर इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर थीटा 0 डिग्री तो पूरा वेक्टर इधर की तरफ चला जाएगा, तो ये कंपोनेंट नहीं होगा, तो 0 डिग्री cos 0 कितना 1, 8 टू आई कैप हो जाएगा। तो बस इतना समझिए कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व तभी करेंगे जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो, थीटा का पड़ोसी cos, परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सनलाइट, अगर हम जैसे आपने देखा होगा हमारी शैडो बनती है, परछाई बनती है, इसी को हम बताइए शैडो बोल सकते हैं। शैडो मतलब प्रोजेक्शन, शैडो मतलब प्रोजेक्शन। जैसे यही में एक प्रॉब्लम और पूछा जाए, आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताओ ए का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन कितना है बेटा, ए cos थीटा। तो ए cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मींस शैडो, किसका, ए का, किस डायरेक्शन में, आई कैप, एक्स एक्सिस में। तो बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस कितना बेटा, ए cos थीटा, और डायरेक्शन कितनी, आई कैप। तो कंप्लीट स्टेटमेंट होगा ए cos थीटा इनटू आई कैप। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, तो आंसर बताओ क्या, मैग्नीट्यूड कितना, a sin थीटा, और डायरेक्शन कितनी होगी, जे कैप। तो a का प्रोजेक्शन y एक्सिस में कितना, a sin थीटा, और कंप्लीट अगर हमें स्टेटमेंट देना है तो आंसर कितना होगा, a sin थीटा इनटू जे कैप। a का प्रोजेक्शन मीन शैडो, तो बताओ a का प्रोजेक्शन किधर होगा, a cos थीटा इनटू कितना, i कैप, ऐसा होगा। तो याद रखो, जैसे अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि दोपहर के बाद हमारी शैडो बनने लगती है, हालांकि उसका लॉजिकल आंसर और भी है, लेकिन यहां से थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूं कि कभी कभी देखा होगा आपने, जब आप वॉक करते हैं तो शैडो नहीं बनती। शैडो कब नहीं बनती, जब आप प्रॉपर डायरेक्शन होंगे, ठीक है ना। जब आप प्रॉपर डायरेक्शन होंगे तो शैडो नहीं बनेगी। शैडो ऊपर से लाइट आपके ऊपर से पड़ रही, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से पड़ रही, लेकिन अगर प्रॉपर डायरेक्शन होंगे आप तो शैडो नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होंगे तो पक्का वहां पर बेटा शैडो बनेगी। और यहां पर बताइए दो कंपोनेंट हमने बताया, थीटा का पड़ोसी क्या होगा, cos, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इसी से रिलेटेड करते हुए एक कंसेप्ट आपको पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा बेटा प्लीज। अगर मैं ये कहूं कि कोई एक वेक्टर आपका ए इज दिस, ए इधर की तरफ है और यहां से ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है,
अब इस वेक्टर ए के बताओ कितने कंपोनेंट होंगे? तो एक कंपोनेंट ये होगा, ये कौन सा होगा? ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आपका सी कंपोनेंट कितना? ए साइन थीटा। अब इसको हमारा बोलिए, मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब इससे हमारे इस वेक्टर ए का फिजिक्स में हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जो भी यूज करेंगे इन दो वेक्टर से यूज करेंगे। इन दो वेक्टर का काम हो गया। आगे चल के बताएंगे वेक्टर एडिशन में कि दिस वेक्टर ए जो है ए cos थीटा इनटू आई कैप प्लस ए sin थीटा इनटू जे कैप, यही होगा। चलिए मैं लिख देता हूं, अभी आगे डिस्कस करेंगे बेटा इसको कि वेक्टर ए जो है वो कितना होगा? ए cos थीटा इनटू कितना? आई कैप प्लस कितना? ए sin थीटा इनटू जे कैप। अभी धीमे धीमे सारी बातें आपको स्लोली समझ में आएंगी बेटा, ठीक है। अब ये बात प्लस कहां से आ गया, कैसे आ गया, वो अभी आगे बताएंगे। अब आप बताइए इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट, थीटा का पड़ोसी ए cos थीटा और ए कितना? ए sin थीटा, क्या ये हमने सही लिखा है? अब आप बोलिए क्या ये हमने सही लिखा, गलत लिखा? बिल्कुल देखिए, अभी हमने बताया कि थीटा का पड़ोसी कौन सा? cos, और परपेंडिकुलर कौन सा? sin कंपोनेंट होगा। देखिए लिखा कंसेप्ट तो सही है, लेकिन हमने बेटा लिखा गलत है। लिखने का तरीका क्या होगा कि जो वेक्टर ए है तो इसका शेडो सिर्फ कितना है, यहां तक होगा ना, ये cos थीटा। ऐसा कभी नहीं कि ये 1 मीटर इधर 1 किलोमीटर तक लिए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी गलती आप से कर देते हैं कि भाई वेक्टर ए का कंपोनेंट सिर्फ ए cos थीटा इतना होगा। भाई ऊपर से यही, इसलिए तो हमने लाइट रेज डालने का कंसेप्ट क्या है कि इसका शैडो, इस पॉइंट का शैडो यहां थोड़ा मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना होगा यहां से। इस पॉइंट का बताइए शैडो यहां थोड़ा मिलेगा, इसका शैडो जस्ट आपका से बेटा यहां पर मिलेगा, बस। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अगर मैंने ये कहा कि दिस इज आपका से कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, वेक्टर ए, और जेंटल से बताओ ये कितना एंगल? थीटा, तो इसके ए के दो कंपोनेंट होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। तो कौन कौन से? थीटा का पड़ोसी cos, परपेंडिकुलर sin। तो थीटा का पड़ोसी देखिए हमने a cos थीटा ही कर दिया, थीटा का पड़ोसी a cos थीटा, डायरेक्शन में लिख देते चलिए आई कैप। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर a cos थीटा इनटू आई कैप, वो भी है, चलो। उसके बाद इसके परपेंडिकुलर कितना बेटा? a sin थीटा इनटू जे कैप, ये भी हो गया। क्या ये सही लिखा गलत लिखा है? गलत लिखा हुआ है। क्या कंसेप्ट सही है गलत है? कंसेप्ट तो सही है, लेकिन लिखने का स्टाइल गलत है, लिखने का तरीका गलत है। आपका कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो नहीं आपका हो पाई। क्या कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई? देखो हमने कहा कि ऊपर से लाइट रेज जब डालेंगे तो इस वेक्टर ए का शैडो केवल बेटा यहां से लेकर यहां तक सिर्फ a cos थीटा ये होगा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज a cos थीटा ये होगा इनटू आई, ठीक है। अब इसका शैडो इधर की तरफ सिर्फ ये होगा, मतलब यहां से ये नहीं होगा, मतलब सिर्फ a sin थीटा केवल इतना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये 1 मीटर है तो इधर हम लिए जा रहे हैं 1 किलोमीटर तक, इतना थोड़ा ना। इसके करस्पॉन्डिंग ही तो कंपोनेंट होगा ना cos थीटा, और ये कौन सा होगा बेटा? a sin थीटा होगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। उसके बाद अगर मैं ये कहूं, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही कहूं कि ये कोई वेक्टर a है, बताइए। अब हमने कहा कि वर्टिकल से कितना? थीटा। तो अब बताइए थीटा का पड़ोसी ये कौन सा बेटा? बोलो a cos थीटा हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? बोलो a sin थीटा हो जाएगा। अब इस वेक्टर ए से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस वेक्टर ए से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपसे कभी कहा जाए, चलो इधर देख लेते हैं, अगर कहा जाए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अल्फा से v ये है और जेंटल से कितना बेटा? थीटा, तो बताओ इस v के कितने कंपोनेंट? 2। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। तो इस v के कितने कंपोनेंट? 2। थीटा का पड़ोसी बताइए ये कौन सा होगा बेटा? बोलो b cos थीटा इनटू आई कैप, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? बोलो b sin थीटा इनटू जे कैप। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इस वेक्टर b को हम क्या लिख सकते हैं? b cos थीटा इनटू आई कैप प्लस b sin थीटा इनटू जे कैप। अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे कि 1D है, 2D है, 3D है, क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना समझिए कि कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करेंगे। अगली क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लास होने वाली है, ये पॉइंट समझ आ गए। अब चलिए, जब पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां पर देखिए 5 जूल है, काइनेटिक एनर्जी कितनी? 5 जूल, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो अब इसके बताओ काइनेटिक एनर्जी के कितने कंपोनेंट? जल्दी से बोलिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने कंपोनेंट? 2।
ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी cos थीटा और ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी sin थीटा। क्या ऐसा होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। कंपोनेंट किसके रिजॉल्व होते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में आपके पास वो नहीं होता है, इसलिए होते हैं। लेकिन यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट कभी रिजॉल्व नहीं होंगे। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये तो मैंने आपको गुमराह करने के लिए दे दिया कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, तो क्या इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे? नहीं। कंपोनेंट किसके रिजॉल्व करते हैं बेटा? वेक्टर के। क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर मींस क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बस 5 जूल हो गया। अब इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होगी, एनर्जी की कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होगी, तो अल्टीमेट इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कभी नहीं करेंगे। ये आपका इसके कभी कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करेंगे। याद रखो, कंपोनेंट किसको रिजॉल्व करते हैं? वेक्टर के। स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट रिजॉल्व कभी नहीं करेंगे। ध्यान रखिए बेटा, इस चीज को आपका पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बस इतना समझिए कि कोई भी किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा का पड़ोसी कॉस, परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर कौन सा? साइन कंपोनेंट होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं कि कंपोनेंट रिजॉल्व हमने करना आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल कि ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। लेट अस सपोज हमने कहा कि यहां पर कोई फोर्स ये लग रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स लग रहा है, दैट इज F। ठीक है ना, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक F फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल की। तो बताओ इस F का क्या प्रॉपर डायरेक्शन है? नहीं। इसके F के कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? दो। कौन कौन से? जल्दी से बोलो। थीटा का पड़ोसी ये कौन सा हो जाएगा बेटा? बोलो F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कौन सा हो जाएगा? F sin थीटा हो जाएगा। कितना? F sin थीटा। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चल के आपको बताएंगे कि अगर इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो यही आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है ना। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस आई कैप और प्लस जे कैप। तो बताओ F इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू कितना बेटा? आई कैप, और यहां से बेटा प्लस F sin थीटा इंटू कितना? जे कैप। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद चलो देखिए, अगर कभी ऐसा बोला जाए कि फोर्स देखिए यहाँ पर ये कोई बॉडी रखी हुई है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये फोर्स आपका ऐसा है। अब हॉरिजॉन्टल से बताओ ये एंगल कितना? थीटा। तो इस F के भी कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? दो। थीटा का पड़ोसी बताइए यहाँ पर ये कौन सा होगा बेटा? बोलो F cos थीटा। ठीक है ना। और इसका ये कौन सा होगा बेटा? F sin थीटा। F sin थीटा। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x कैसा? नेगेटिव, y कैसा? पॉजिटिव। तो माइनस आई कैप हो जाएगा और प्लस जे कैप हो जाएगा। तो F की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी होगी? अगर यहां से कहें कि F की वैल्यू बोलो F cos थीटा इंटू कितना? माइनस आई कैप हो जाएगा, और प्लस यहां से कितना बेटा? F sin थीटा इंटू कितना? जे कैप। ये हो गया। और उसके बाद अगर आपसे कभी कहा जाए कि देखिए फोर्स आपका ये बॉडी है, फोर्स ऐसे लग रहा है बेटा। ठीक है ना। ये फोर्स ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से कितना? थीटा एंगल। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये F cos थीटा हो गया और इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? F sin थीटा हो गया। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस फोर्स की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो बताओ क्या होगा? F cos थीटा इंटू कितना? माइनस आई कैप। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप ये हो गया, और प्लस बताओ कितना होगा? F sin थीटा इंटू कितना होगा? माइनस जे कैप ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप बताइए उसके बाद अगर आपसे कभी कहा जाए कि मान लो यहां से कि फोर्स आपका से यहां पर ऐसे दिया हुआ है, ये फोर्स F ऐसे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से कितना? थीटा एंगल। अब इसके कितने कंपोनेंट? दो। थीटा का पड़ोसी कौन सा? cos, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा बेटा? F sin थीटा ये हो गया। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो F की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा F cos थीटा। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो F cos थीटा इंटू आई कैप प्लस F sin थीटा, और डायरेक्शन किधर होगी बेटा? माइनस जे कैप, है ना। चाहो इधर माइनस इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए उसके बाद अगर कभी ऐसा हो, ध्यान से सुनना, कि फोर्स ऐसे लग रहा है बॉडी पर। देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है F हॉरिजॉन्टल से कितना? थीटा एंगल। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहां पर ये कौन से क्वाड्रेंट में कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे? क्या सेकंड क्वाड्रेंट होंगे? नहीं। किसमें होंगे? फोर्थ में होंगे। याद रखिए कभी किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगाने के लिए हमेशा जो टेल होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? ऑरिजिन पे होना चाहिए। इन सब में देखिए टेल कहां है? ऑरिजिन पे ही है।
लेकिन यहाँ पर देखो टेल कहां पर है, ये है, और हेड कहां पर है, ओरिजिन पे। ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे बेटा बोलो, एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं, किसी भी वेक्टर को एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत क्यों नहीं? जैसे मान लो एक वेक्टर आप पास ये है, तो इसको एक्सटेंड आप पास से कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है, तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इस वेक्टर को यहां पर बेटा क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो ये वेक्टर है, मतलब यहां कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होंगे, इसमें हो जाएंगे जो हॉरिजॉन्टल से, बताओ ये एंगल कितना, थीटा। अब इसके कितने कंपोनेंट, दो, बताइए ये कौन सा होगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। आपका से बेटा ये हो गया लो, तो इस एफ को बताओ हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ कॉस थीटा इंटू कितना, आई कैप, और प्लस एफ साइन थीटा इंटू आपका से कितना, माइनस ए कैप। आपका हो गया। देखो अब देखिए इस क्वाड्रेंट में ये था, इसमें और इसमें क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। इसमें देखिए ये वाली डायरेक्शन है, इसमें ये वाली डायरेक्शन है। तो देखो यहां पर ये दोनों कैसे होते थे, दोनों ये माइनस और ये प्लस, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, एरो चेंज है, एरो चेंज है इसके और इसके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये, जैसे अगर कभी कहा जाए किसी बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और इस फोर्स को आपने यहां से हॉरिजॉन्टल से बताओ कितना, थीटा है। बॉडी ने ए से लेकर के बी तक आपका डिस्प्लेसमेंट किया डी। अब एक बात बताइए, इस एफ के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। ये कौन सा होगा, कॉस, और ये कौन सा होगा, साइन। इसका मतलब इस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देने वाला कौन सा, डी डिस्प्लेसमेंट देने वाला कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा है। कौन सा बेटा, देखो ये वाला कंसेप्ट हो गया, कौन सा है, ये वाला कंसेप्ट हो गया। इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, ये कौन सा होगा बेटा बोलो, एफ कॉस थीटा। मतलब अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, है ना, ये आगे बताएंगे, तो इसका बताओ ये एफ हो गया, ये एंगल कितना, थीटा, ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कितना, एफ साइन थीटा। आपका से बेटा ये हो गया। इसका मतलब थीटा का पड़ोसी कितना, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना, एफ साइन थीटा। चाहो तो हम यही कर लेते हैं। अब इस एफ से हमें कोई लेना देना नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। अब आप बताओ इस डिस्प्लेसमेंट देना कौन दे रहा है, एफ कॉस थीटा। तो यही तो बॉडी को बर्डन, बॉडी के द्वारा बर्डन देने वाला कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा। तो यही W इक्वल टू अपना से फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इसी डायरेक्शन में तो आपका डिस्प्लेसमेंट अपना हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, एफ कॉस थीटा इनटू डी। तो W इक्वल टू बताओ कितना, एफ डी कॉस थीटा। अभी डॉट क्रॉस की बात अभी आगे डिस्कस करेंगे। इतना पॉइंट आपका समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पक्का। चलो, तो ये फोर्स के हमें कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर, फोर्स की नहीं, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व करना बेटा आना चाहिए। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में हमें आना चाहिए। क्लियर है? तो आगे की क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास इतने रखें।